नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है, एनआई एक्ट 1881। आ जाओ, एनआई एक्ट जितना पढ़ा रहे मेरे साथ कर लो, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा करने का दरकार नहीं है। इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा आपका एमटीपी मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करवाया है, एमटीपी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। एमटीपी पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, एमटीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। एमटीपी ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया है, प्लीज अच्छे से देख लेना। स्क्रीन तो बिल्कुल क्लियर है, यस। राठौर एमटीपी के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एमटीपी मैंने करा दिया है। एंड टुवर्ड्स एंड ऑफ द सेशन कुछ कंपनी लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टेक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगी, आप कर लेना। ओके गाइस, बोलो एथिक्स का 10 मार्क्स सिक्योर्ड है ना? हाँ, एथिक्स का 10 मार्क्स सिक्योर्ड है तो वेरी गुड। बस आप मेरा सेशन करते रहो, आपको कोई चिंता नहीं करना, आप प्लीज टेंशन वगैरह मत लो कोई भी चीजों के बारे में, आप बस फोकस करके पढ़ाई करो, ठीक है। अभी नेक्स्ट 45 मिनट्स में मैं पूरा का पूरा एनआई एक्ट आपको करवा दूंगी। नेगोशिएबल, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपका मैराथन हमने अटेंड कर लिया था, इंडस्ट्रियल लॉ का भी कर लिया था, आप एनआई करा दो, तो इसलिए मैं एनआई करा दे रही हूँ, ठीक है। पार्टनरशिप का भी 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी एंड में, क्लियर है? ओके, चलो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नाउ व्हाट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? व्हाट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? आपको पता है एक्ट में ना कहीं पे भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन ठीक से नहीं दिया गया है, खाली बोला गया है सेक्शन 13 के अंदर कि 3 टाइप का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, विच इंक्लूड्स नंबर 1 प्रॉमिसरी नोट, नंबर 2 बिल ऑफ एक्सचेंज, नंबर 3 चेक। एनआई के अंदर 3 चीज आता है, क्या क्या आता है मेरे बच्चे बता दो? प्रॉमिसरी नोट आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है और चेक आता है, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 रिस्पेक्टिवली। वापस से बोलो क्या क्या आता है? प्रॉमिसरी नोट आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है और चेक आता है। प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। सेक्शन 13 में खाली 3 टाइप्स बताया गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 रिस्पेक्टिवली। आर वी थ्रू विद दिस? अब ये डेफिनेशन किसी ना किसी ने तो दिया होगा, बताओ चैट बॉक्स में अगर आपको पता है। जस्टिस विलिस जे ने दिया, किसने एनआई को डिफाइन किया है बताओ? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन डिफाइंड बाय जस्टिस विलिस जे। किसने डिफाइन किया? जस्टिस विलिस जे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है वापस से बताओ? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट द property in which is acquired by anyone who takes it bona fide, that is for a good faith, and takes it for a value consideration, notwithstanding any defect in the title from the person from whom he has acquired it. So that is called as NI. NI का मतलब क्या हुआ? NI जैसे अब सपोज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो प्रॉपर्टी है किसी भी बंदे को ट्रांसफर हो जाएगा उसका टाइटल, प्रोवाइडेड सामने वाले ने गुड फेथ में एक्ट किया है और वैल्यू कंसिडरेशन के लिए लिया है, और इररिस्पेक्टिव कि सामने वाला जिसने उसे बिल दिया है उसके अंदर डिफेक्टिव टाइटल था, ठीक है, notwithstanding any defect from the title in the person from whom he has acquired it. So this definition was given by Justice Willis J. तो क्या बोला? NI means any instrument the property in which is acquired by anyone who takes it for bona fide, that is for good faith and for consideration, notwithstanding any defect in the title of the person from whom he has taken it. Are we through with this? याद हो गया? अब ध्यान से सुनना। अब मान लो तो आप बोलोगे मैम ठीक है फिर हम आपका चोरी कर लेते हैं। मान लो मेरा एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज था मेरे पास पड़ा हुआ था, आप मेरा लेक्चर करने आए उठा कर ले गए बिल, सो इन दैट केस क्या ओनरशिप चला गया? क्या नहीं गया ना, क्योंकि आपने गुड फेथ में एक्ट नहीं किया, आपने चुराया है, ठीक है, और ना आपने मुझे कोई कंसिडरेशन दिया है। सो इन दैट केस क्या आपको प्रॉपर्टी चला जाएगा मेरा? क्या ओनरशिप ऑफ BI विल पास टू यू? इट विल नॉट पास। तो वही लिखा हुआ इट विल नॉट पास। लेकिन हाँ अगर आपने चुरा कर, ठीक है, अब जैसे सपोज करो रवि ने मेरे से NI ले लिया, अब NI चुरा कर किसी और को दे दिया, समझ में? किसी और को दिया किस लिए? क्योंकि सामने वाले से उसने क्या किया जो है गुड्स परचेज किया है, तो अब सामने वाला जो गुड्स आपको बेचा है वो तो गुड फेथ में वो क्या लिया है? NI अपने हाथों में लिया है ना। सो इन दैट केस द पर्सन C, मान लो B ने क्या किया? C को बेच दिया। B कौन था? चोर। B कौन था? चोर। और चोर ने क्या किया? C को दे दिया। C को क्यों दिया? फॉर द परचेज ऑफ द गुड्स। C से गुड्स परचेज कर लिया, तो अब जो C है उसने तो अपना गुड्स ट्रांसफर किया कंसिडरेशन, एंड ही हैज एक्टेड इन गुड फेथ। उसको नहीं पता था कि जो B है वो चोर है जिसको अपना गुड्स बेच रहा है, तो क्या C को टाइटल पास हो जाएगा? भले ही टाइटल डिफेक्टिव था B का, तो क्या B टाइटल को पास कर पाएगा? हाँ कर पाएगा, क्योंकि C हैज एक्टेड इन गुड फेथ, सनमार, एंड C हैज एक्वायर्ड इट फॉर क्या? कंसिडरेशन, फॉर वैल्यू, तो यस वो पास कर पाएगा, बोनाफाइड है। आर वी थ्रू विद दिस गाइस? अब हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कल के पेपर में, डिफरेंस, ठीक है, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस आ सकता है, या चेक और प्रॉमिसरी नोट का, या चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस आ सकता है, समझ में? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले डिस्कस करेंगे प्रॉमिसरी नोट होता क्या है। प्रॉमिसरी नोट कहां डिफाइन किया गया है? सेक्शन 4 में।
प्रोमिसरी नोट कहाँ डिफाइन किया गया? सेक्शन 4। प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, लिखा हुआ होना चाहिए, राइटिंग, ठीक है। अनकंडीशनल क्या कंटेन करेगा? इट शैल कंटेन एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग प्रॉमिस व्हिच हैज टू बी साइंड बाय द मेकर, ठीक है, टू पे सर्टेन मतलब डेफिनाइट सम ऑफ मनी टू अ सर्टेन पर्सन और टू हिज ऑर्डर और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो वापस से बोलो, क्या बोला? इट्स एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अनकंडीशनल, कोई कंडीशन वगैरह अटैच नहीं होना चाहिए, इवेंट होना चाहिए विच इज सर्टेन। और क्या कंटेन करेगा? अंडरटेकिंग, प्रॉमिस साइंड बाय द मेकर, सर्टेन सम ऑफ मनी पे करने के लिए टू अ सर्टेन सम टू अ सर्टेन पर्सन और टू हिज ऑर्डर। तो मैम आप बोलोगे कि ये जो हम लोग 2000 रुपए का नोट देखते हैं उसमें भी तो लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे ₹2000 और गवर्नर का साइन रहता है। जो पुराने नोट्स होंगे पुराने गवर्नर का साइन होगा, आप देखना। और अगर आपके पास नया नोट होगा तो शक्ति कांता दास जी का साइन होगा, हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो वो भी तो इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है। और पेबल किसको हो जाता है? सर्टेन पर्सन, बियरर को पेबल हो जाता है। और वहां सर्टेन समय 2000 रुपया का नोट मतलब 2000 रुपये ही पे होगा। प्रॉमिस कंटेन कर रहे हैं, अनकंडीशनल है। लेकिन भाई एक्ट के डेफिनेशन में लिख दिया ना सेक्शन 4 में, अदर देन बैंक नोट एंड करेंसी नोट। क्लियरली यहाँ पे लिख दिया गया है कि बैंक नोट और करेंसी नोट को छोड़कर, अदर देन बैंक नोट और करेंसी नोट, क्लियर है। यानी बैंक नोट करेंसी नोट जो है उसको हम लोग प्रॉमिसरी नोट नहीं बोलेंगे। और ये पक्का किस में होना चाहिए? इन राइटिंग। तो ओरल प्रॉमिसरी नोट क्या वैलिड होगा, क्या वैलिड नहीं होगा? या फिर मैंने आपको बोला सर इन राइटिंग, मैंने आपको बोला ए प्रोमिसेस टू बी इन राइटिंग टू पे अ सम ऑफ ₹2000 एंड अदर ड्यूज, अदर ड्यूज वर्ड बोल दिया। तो अदर क्या होता है नहीं पता मुझे, सर्टेन अमाउंट होना चाहिए तो वो इनवैलिड हो जाएगा, दैट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। या फिर मैंने बोला कि आई प्रॉमिस टू पे यू ₹5000 व्हेन सी डाइज, तो एक कंडीशन लगा दिया, बट यहां बोला कंडीशन नहीं होना चाहिए। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, इसको कंडीशन नहीं बोलेंगे, इसको इवेंट बोलेंगे, क्योंकि यहां पे ये जो इवेंट है ना, सामने वाले का डेथ होना, विच इज बाउंड टू हैपन समडे और द अदर डे, एवरीवन इज बाउंड टू डाई, नो वन इज इमॉर्टल, सबको जो एक ना एक दिन जाना ही है, क्लियर है। सो इन दैट केस इसको वैलिड माना जाएगा, दिस प्रॉमिसरी नोट विल बी वैलिड। आप ये नहीं बोलोगे कि दैट इज अ कॉन्टिंजेंट इवेंट, कंडीशनल होगा कि नहीं होगा, नहीं, आज नहीं तो कल कभी ना कभी होगा। तो अनकंडीशनल इवेंट, अनकंडीशनल मतलब ये एक इवेंट है, मींस एनी इवेंट, क्लियर है। लेकिन हाँ, अगर मैंने ऐसा बोला होता कि आई विल प्रॉमिस यू टू पे ₹5000 ओनली व्हेन सी डाइज आफ्टर लिविंग एनफ ऑफ मनी, बहुत सारा रुपया छोड़ के जाएगा, तो रुपया छोड़ के जाएगा कि नहीं छोड़ के जाएगा वो एक कंडीशन हो गया, तो दैट इज व्हाई दैट विल बिकम इनवैलिड, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ा दिया, एक बार इसको रीड कर लो, क्विकली रीड इट, क्लियर है। यस जाइन, एब्सोल्युटली, देख लो, कोई भी दिक्कत है तो पूछेंगे। और डन वाले बच्चे बोलेंगे डन, डन वाले बच्चे बोलेंगे डन, हो गया, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर में अपने डेफिनेशन में क्या पढ़ा? बियरर वर्ड भी था, लेकिन अगेन आप आरबीआई एक्ट का सेक्शन 31 देखोगे तो वहां लिखा हुआ है कि जो प्रोमिसरी नोटेड कांट बी मेड पेबल टू द बियरर, ठीक है, बियरर को पेबल नहीं होगा। देखो सेक्शन 31 of the RBI Act states that promissory note can't be payable to the bearer made. Are we through with this? तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो गया बताओ? promissory note. अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 5 which talks about bills of exchange. तो bill of exchange भी क्या है? इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, वो भी अनकंडीशनल है, बट वो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग था, ये अनकंडीशनल ऑर्डर होगा, क्लियर है। और साइन कौन करेगा इसको? साइन बाय द मेकर। और जहां पे डायरेक्ट कर रहा है विच इज डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है, किसको पे करना है? एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करना है एक सर्टेन पर्सन को, और उसके ऑर्डर पे या टू द बियरर, क्लियर है। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बिल ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन 5। वही सेम है, राइटिंग अनकंडीशनल, लेकिन प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस था, अंडरटेकिंग था, यहाँ वर्ड ऑर्डर है, साइन बाय द मेकर, समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ मेकर कौन होता है? ड्रॉअर। और ड्रॉअर कौन होता है? जिसको पैसा मिलना है, पेई। बट जो ऊपर हमने पढ़ा प्रोमिसरी नोट में, वहां मेकर कौन होता है? आरबीआई बना रहा है उसको, तो आप पेयर जो है जिसको पैसा देना है वो साइन करता है, समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे ड्रॉ कौन कर रहा है, कौन बना रहा है? जिसको पैसा मिलना है, पेई, क्लियर। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू सर्टेन पर्सन और टू इज ऑर्डर्ड और टू द बियरर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कल आ भी सकता है। प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस बताओ, क्लियर है? प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस वापस से बताओ। प्रोमिसरी नोट को कहां पे डिफाइन किया गया है? सेक्शन 4, अभी तो पढ़ा। बिल ऑफ एक्सचेंज को कहां डिफाइन किया गया? सेक्शन 5। प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बोला अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? अनकंडीशनल ऑर्डर। प्रोमिसरी नोट में दो पार्टी है, जो साइन किया, मेक किया, और दूसरा जिसको पैसा मिलेगा, पेई। पेई कौन होता है? जिसको पैसा मिलना है। प्रोमिसरी नोट में मेकर कौन हो गया? जो पैसा देगा, मेकर, गवर्नर, आरबीआई, क्लियर। बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी है, एक हुआ ड्रॉअर, ड्रॉअर जिसको पैसा मिलेगा,
ड्रॉअर को मिल भी सकता है, नहीं भी, अगर उसने एंडोर्स कर दिया तो। ड्रॉअर मे बी द पेई और मे नॉट बी द पेई। तो ड्रॉअर हो गया जो बिल बना रहा है, बिल बनाकर वो एक्सेप्ट करवा रहा है, जिसको पैसा देना है वो कौन हो गया? ड्रॉई। मैंने आपको गुड्स बेचा, पैसा मेरे को मिलना है, तो मैं कौन हो गई? ड्रॉअर। मैं बिल बनाऊंगी, आप बिल साइन करके एक्सेप्ट करोगे, जो पैसा देगा वो कौन हो गया? ड्रॉई। समझ में? अब अगर मैच्योरिटी तक बिल का मैंने बिल होल्ड करके रखा तो मैं ही पेई हो गई, ड्रॉअर विल बिकम द पेई। अगर मैंने बिल एंडोर्स कर दिया किसी और को, तो जिसको एंडोर्स किया है, एंडोर्सी विल बिकम द पेई। आर वी थ्रू विद दिस? तो यहाँ पे 2 पार्टी है, यहाँ पे 3 पार्टी है। बहुत बच्चों को ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई में कंफ्यूजन होता है, आई डोंट नो व्हाई, बट इट्स वेरी क्लियर। ड्रॉअर कौन हो गया? जो बिल बनाया है। ड्रॉई कौन हो गया? जिसको पैसा देना है, एक्सेप्ट किया, साइन किया। पेई जिसको पैसा मिलेगा। ड्रॉअर मे और मे नॉट बी द पेई। क्लियर है? अब जो प्रोमिसरी नोट है उसका लायबिलिटी तो क्या हो गया? एब्सोल्यूट हो गया, प्राइमरी, अनकंडीशनल। लेकिन अभी मैंने बोला अगर आप बिल को एंडोर्स वगैरह कर दोगे, समझ में आ रहा है, या फिर आपने डिस्काउंटिंग करवा लिया बैंक से, तो लायबिलिटी ऑफ द मेकर क्या बन जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा और कंडीशनल हो जाएगा। इट विल डिपेंड इन द इवेंट ऑफ द डिसऑनर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में सेकेंडरी और कंडीशनल होता है, यहाँ पे मेकर का अनकंडीशनल और प्राइमरी रहता है। ठीक है? प्रॉमिसरी नोट का डिसऑनर के लिए कोई नोटिस वगैरह देने का दरकार नहीं है, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अगर डिसऑनर हो रहा है तो नोटिस ऑफ डिसऑनर देने का दरकार है। नोटिस ऑफ डिसऑनर हैज टू बी गिवन टू ऑल द पार्टी, बट इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन। आर वी थ्रू विद दिस? तो प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? एकदम क्लियर है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? क्लियर है। सेक्शन 4, 5 डन। नाउ सेक्शन 6 चेक। चेक का मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट डज द वर्ड चेक मींस? चेक का मतलब क्या होता है? चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज व्हिच इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। चेक किसके नाम पे ड्रॉ करते हो? बैंकर के नाम पे ना। आईसीआईसीआई का चेक है, एचडीएफसी का चेक है। और चेक कभी भी क्या दोगे? चेक जैसे आपने ड्रॉ किया तो इट इज, उसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, इट्स पेबल ऑन डिमांड। जब आपने चेक साइन करके बैंक को दिखाया, बैंक को पे करना पड़ेगा, इट्स पेबल ऑन डिमांड। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट कब ड्यू होता है? उसके मैच्योरिटी डेट पे। एक मैच्योरिटी डेट होता है ना, और कुछ नहीं लिखा है तो 3 महीना मैच्योरिटी, बट चेक का कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता, इट इज पेबल ऑन डिमांड। एंड चेक इंक्लूड्स क्या? इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द ट्रंकेटेड चेक। इलेक्ट्रॉनिक चेक इंक्लूड करता है और ट्रंकेटेड चेक इंक्लूड करता है। ठीक है? सो इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द ट्रंकेटेड चेक एंड द चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो वापस से बताओ, चेक क्या? एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, पेबल ऑन डिमांड, इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सो दैट इज टॉकिंग अबाउट चेक, सेक्शन नंबर 6। अब कितना बार एग्जाम में बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक का भी डिफरेंस आता है, तो 2-3 डिफरेंस अभी आप बता दो। मैंने आपको बताया बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 है, चेक सेक्शन 6 है। अभी मैंने बोला बिल ऑफ एक्सचेंज का एक मैच्योरिटी डेट होता है, वो मैच्योर होगा तभी पेबल होगा, बट चेक इज पेबल ऑन डिमांड। क्लियर? उसका कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता। फिर हमने पढ़ा था बिल ऑफ एक्सचेंज में ग्रेस डेज का कॉन्सेप्ट होता है, 3 दिन ग्रेस ले लेते हैं ना। चेक में ऐसा कोई ग्रेस डेज थोड़ी होता। आपने कभी एक बिल देखा है? बिल में पता है क्या होता है? एक स्टैंप लगता है, रेवेन्यू का स्टैंप, लेकिन चेक में कोई ऐसा स्टैंप थोड़ी होता। अच्छा, चेक में हम लोग क्रॉसिंग वगैरह करते हैं, जनरल क्रॉसिंग, स्पेसिफिक क्रॉसिंग, समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसे कोई बिल में थोड़ी कोई क्रॉसिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट सुना होगा। फिर चेक आपने सुना बाउंस वगैरह हो सकता है, बिल का तो ऐसा कुछ कहानी सुना नहीं है। चेक आप अपने बैंकर को बोल देते हो स्टॉप पेमेंट करा दो, नहीं करवाना है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा कुछ सुना है क्या? नहीं सुना है ना। ठीक है? तो हो गया डिफरेंस। आ जाओ देख लो इसको। पेबल ऑन मैच्योरिटी, चेक पेबल ऑन डिमांड। ड्रॉन ऑन एनीवन, चेक ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर। यहाँ ग्रेस होता है, यहाँ कोई ग्रेस नहीं होता। स्टैंप लगता है, यहाँ कोई स्टैंप नहीं लगता। चेक में स्टॉप पेमेंट हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता। क्रॉसिंग वगैरह होता है, यहाँ क्रॉसिंग नहीं होता है। देख लो एक बार, रिवाइज इट गाइस। बताओ पूरा क्लियर है क्या यहां तक? ऑब्वियसली अभिषेक, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? मैंने वही तो बोला, गेट योर ईयर्स चेक्ड। ओके, ठीक है, वही तो मैंने बोला। समझ में आ रहा है कि अगर मैं सेलर हूं, मैंने आपको गुड्स बेचा, तो मैं ही तो बिल आपको ड्रॉ करके दूंगी, और आपसे आपको क्या करना है? मुझे पैसा देना है, तो आप क्या करोगे? एक्सेप्ट करोगे ना। तो मैं ड्रॉअर हुई, आप ड्रॉ ही हुए, और मैंने बोला ड्रॉअर कैन बी द पेई, कैन नॉट बी द पेई। ठीक है? तो भाई इस तरह से जो है ना, स्पैम मत करो चैट में, एंड गेट अ लाइफ। ओके, चलो। और तुम्हें क्या लगता है, मैं जो शब्द बोलती हूँ मुझे एक एक शब्द पता है, व्हाट आई एम यू नो व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ माय माउथ। सो डू नॉट डिस्ट्रैक्ट बाय क्रिएटिंग अ स्पैम इन द चैट। ओके, आप कंटिन्यूसली कर रहे हो, कल भी किया था, आज भी कर रहे हो। कल मैंने कुछ बोला नहीं था, बट आज थोड़ा संभल के भाई, बच्चे इतना मेहनत करे तुम लोग के लिए, कुछ तो शर्म करो और इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। आ जाओ। हाँ, नोट्स मिल जाएगा, ये सेशन के खत्म होने के बाद नोट्स मिल जाएगा, डू नॉट वरी। ठीक है? यू आर गोइंग टू गेट द नोट्स। ठीक है? चलो, अब हम लोग आगे चलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकेटेड चेक। ठीक है? क्या डिस्कस करेंगे बताओ? इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकेटेड चेक।
अब ध्यान से सुना, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक चेक? इलेक्ट्रॉनिक चेक का मतलब आप समझ गए ना, जो डिजिटल इमेज होता है चेक का, जिसमें हम लोग डिजिटल सिग्नेचर करते हैं, डीएससी वगैरह यूज होता है, डिजिटल सिग्नेचर, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक चेक। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक चेक, जहां पे फिजिकल पेपर का कोई यूज नहीं होता है, फिजिकल पेपर का कोई यूज नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? डिजिटल चेक। क्लियर है? फिर इसके बाद ट्रंकेटेड चेक क्या होता है? अब ध्यान से सुना, व्हाट इज ट्रंकेटेड? कभी आपने सुना है क्लियरिंग हाउस एजेंट का फंक्शन? यू नो आरबीआई एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस एजेंट। अब जैसे मान लो दो कस्टमर है, ठीक है, अब जैसे एक आईसीआईसीआई का चेक है, आईसीआईसीआई का चेक इशू है जो डिपॉजिट कहां पे कर दिया जाकर? एचडीएफसी के बैंक में। तो अब ये दोनों चेक, ये दोनों बैंक्स का इंटर सेटलमेंट करवाना पड़ेगा ना, यानी अगर आईसीआईसीआई बैंक का चेक इशू हो रहा है जो एचडीएफसी में डिपॉजिट हो रहा है, तो एचडीएफसी का अकाउंट क्रेडिट होगा, आईसीआईसीआई का अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो इसको बोलते हैं इंटर सेटलमेंट ऑफ द चेक बिटवीन द टू बैंक्स। तो ये क्लियरिंग मैकेनिज्म कौन करता है? आरबीआई, हु इज एक्टिंग एज अ क्लियरिंग हाउस एजेंट। तो अब इन दैट केस ट्रंकेटेड चेक मतलब ये जो जब सेटलमेंट वगैरह हो जाता है ना, इन लोग फिजिकल चेक को फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं और उसका डिजिटल इमेज लेकर रख लेते हैं। तो ये जो ट्रंकेटेड चेक हुआ, ये क्या हो गया? पेपर चेक, जो क्लियरिंग साइकिल के दौरान ऐसे उसको फाड़ फूड़ दिया जाता है, मतलब ट्रंकेट कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? और उसी का उन लोग क्या करते हैं? डिजिटल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रंकेटेड चेक। उसको क्या बोलते हैं हम लोग बताओ? ट्रंकेटेड चेक। तो जो ट्रंकेटेड चेक का ओरिजिनल राइटिंग होता है ना, उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? पेपर में, पेपर से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। आर वी थ्रू विद दिस गाइस? आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर है? यस, आर वी थ्रू विद दिस? वेरी गुड, चलो क्लियर। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक चेक और क्या? ट्रंकेटेड चेक। एकदम इजी है, कुछ नहीं था। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्रॉसिंग ऑफ चेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई दोस्तों, ध्यान दो यहाँ पे। क्लियर, क्रॉसिंग ऑफ चेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू फोकस। नाउ क्रॉसिंग ऑफ चेक अगर नहीं करोगे तो इससे नुकसान है क्या? कोई बताओ, टेल मी, कोई नुकसान है क्या? अब सपोज करो बेयरर चेक्स भी तो होते हैं ना, जो चेक है वो बेयरर को पेबल हो जाएगा कब? फॉर एग्जांपल सपोज करो मेरा एक स्टूडेंट है रवि, रवि ने क्या किया ना, मुझे एक चेक इशू किया। समझ में आ रहा है? क्यों चेक इशू किया? मेरा एजुकेशन फीस वगैरह पे किया, मुझे चेक इशू कर दिया। अब रवि ने जो मुझे चेक इशू किया, किसको इशू किया? डीए को, आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट का चेक इशू किया। रवि ने मुझे चेक इशू किया आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट का। ठीक है, अब मैं ठहरी पढ़ाने में बिजी, मैं आपको पढ़ा रही थी, मैराथन सेशन ले रही थी, बूस्टर ले रही थी। अब अचानक से आपका जो चेक था ना रवि, यहाँ मेरे बगल में पड़ा हुआ था। अब क्या हुआ पता है? कोई तीसरा चोर बंदा आया और फटाक से चेक को लेकर भाग गया। क्लियर है? और भागकर कहां गए आप जानते हो? पेयर बैंक के पास। पेमेंट, जिसको पेमेंट करना है, किसको पेमेंट करना है? पेइंग बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। और आईसीआईसीआई बैंक के पास जाकर ये चेक लेकर गया और बोला ये लो चेक लो और मेरे को पैसा दे दो। पेबल ऑन डिमांड, चेक इज पेबल ऑन डिमांड। तो यानी आईसीआईसीआई बैंकर के पास गया और ब्रांच मैनेजर को बोला भाई मेरे को रुपया दे दो, ये रहा चेक। क्लियर है? अब उसने क्या बोला कि जो चेक है ये तो किसके नाम पे है? डीए के नाम पे। तो आप एक काम करो ना, चेक के पीछे साइन कर दो। तो उसने मेरा जो है चेक वगैरह का जो सिग्नेचर है ना, फॉर्ज कर रखा था, उसने फॉर्ज सिग्नेचर कर दिया। चोर ने मेरा फॉर्ज सिग्नेचर कर दिया, कहां पे बताओ? चेक के पीछे में। समझ में आ रहा है? इन दैट केस वो चेक दे दिया उसको। अब बैंक क्या किया? चेक ले लिया और आपको क्या दे दिया? चोर को क्या दे दिया? पैसा दे दिया। समझ में आ रहा है? यानी ये जो चेक का टाइटल है किसके पास चला गया? आईसीआईसीआई के बैंकर के पास चला गया। आर वी थ्रू विद दिस? तो अब इन दैट केस मुझे बताओ यहाँ पे किसका नुकसान हो रहा है? क्या रवि का नुकसान हो रहा है, कि डीए का नुकसान हो रहा है, कि चोर का नुकसान हो रहा है, कि बैंक का नुकसान होगा? अल्टीमेटली इसमें नुकसान किस होगा? टाइटल इन चेक हैज पास्ड। ठीक है, किसको पास हो गया? बैंकर को, क्योंकि वो एक्वायर्ड किया, गुड फेथ में बोनाफाइड एक्ट किया, कंसिडरेशन के लिए एक्ट किया। तो अल्टीमेटली लॉस तो मेरा हो गया जिसका चेक चोरी हुआ है। इन दैट केस अब क्या मैं रवि को वापस बोलूंगी? यार मैं एसयू करूंगी क्या रवि को, तो मेरे को वापस से दो, एक नया चेक बनाकर, मेरा चेक चोरी हो गया, कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये सब चीजों से बचने के लिए आपको क्रॉसिंग ऑफ चेक करके रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्रॉसिंग करने से ये फायदा है ना कि एक इंस्ट्रक्शन है आपके बैंकर को कि आप जो पैसा है कोई भी इंसान को मत दो, बल्कि उसके अकाउंट में दो। समझ में आ रहा है? तो अब जो क्रॉसिंग होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है जनरल, एक होता है स्पेशल। अब जनरल क्रॉसिंग का मतलब क्या हुआ? जब आप दो ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हो चेक के ऊपर, जिसमें आपने नाम स्पेसिफाई नहीं किया कोई भी बैंक का, किसको पेबल है, सो दैट इज कॉल्ड एज जनरल क्रॉसिंग। इसको क्या बोलते हैं? जनरल क्रॉसिंग। क्लियर है? यानी अब इन दैट केस अगर मैंने जनरल क्रॉसिंग कर दिया, अब वो बंदा मेरा चेक लेके जाएगा तो उसको बैंक पैसा नहीं देगा हाथ में फिजिकली, ये डायरेक्टली मेरे अकाउंट में जमा होना है। क्लियर है? अब इन दैट केस अगर मैंने एंडोर्स कर दिया किसी और को तो उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा। यानी यहाँ पे मैंने पेई का जो बैंक है वो मेंशन नहीं किया है। लेकिन अगर मान लो स्पेशल क्रॉसिंग मैं कर रही हूं, तो स्पेशल क्रॉसिंग में मैं पता है क्या लिख दूंगी? यहाँ पे लिख दूंगी पे टू एचडीएफसी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया पेबल टू एचडीएफसी, ये एचडीएफसी को पे करना है। यानी अब एक स्पेसिफाइड बैंकर को ही ये रुपया जाएगा चेक का। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो वो हो गया क्या? स्पेशल क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका जो चेक वगैरह है वो क्या हो सकता है? फॉर्ज हो सकता है।
क्लियर है यहाँ तक? तो जनरल क्रॉसिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बैंकर को पे हो जाएगा, लेकिन अगर आप स्पेशल क्रॉसिंग करोगे तो यहाँ पे जो चेक है इसको आप फर्दर एंडोर्स नहीं कर सकते हो। जिसको पैसा मिलना है ना, द पे, ही कैन नॉट फर्दर एंडोर्स द चेक, ही कैन नॉट एंडोर्स। आर वी थ्रू विद दिस गाइस? क्लियर है कि यहाँ तक? हाँ। फिर एक होता है क्रॉसिंग जहां पे लिख देते हो नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। क्या लिख देते हो बताओ? नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। ये बहुत ही बढ़िया क्रॉसिंग, अगर आप ये करोगे नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग लिखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, नेगोशिएबल वर्ड का मतलब मैंने क्या बोला, सामने वाले को टाइटल मिल जाएगा अगर उसने कंसिडरेशन के लिए एक्वायर किया और गुड फेथ में बोनाफाइड एक्ट किया है। बट नॉट नेगोशिएबल का मतलब क्या हुआ कि अगर सामने वाला, ठीक है, अगर सामने वाला को आप टाइटल दे रहे हो जो कि भले ही बोनाफाइड है, भले ही कंसिडरेशन के लिए एक्वायर किया, बट अगर वो डिफेक्टिव टाइटल है ना तो वो उसको पास नहीं कर सकेगा, विच मेक्स इट वेरी क्लियर कि जो रियल ओनर नहीं है, नॉन ओनर है, वो कभी भी ट्रांसफर नहीं कर पाएगा ओनरशिप को, ठीक है, टू एनी अदर पर्सन, इवन इफ दैट पर्सन हैज एक्टेड इन अ गुड फेथ, हैज एक्टेड बोनाफाइड एंड हैज टेकन दैट फॉर वैल्यू, फॉर कंसिडरेशन, तो भी वो टाइटल पास नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया था ना, जो चोर है वो चेक चोरी करके ले गया, समझ में आ रहा है, किसी और को बेच दिया, मतलब गुड्स उससे जो है खरीदा, तो सामने वाला प्रॉपर्टी दे दिया अपना गुड्स का, तो उसको टाइटल चला जाएगा। बट अगर आप नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग लिख देते हो चेक में, सो इन दैट केस जो चोरुआ है ना वो टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्लियर है? जो नॉन ओनर है वो टाइटल ट्रांसफर कर सकता है क्या, ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है क्या, प्रॉपर्टी इन एनआई का, प्रॉपर्टी इन चेक का नहीं कर सकता। सो दैट इज द सेफेस्ट मोड ऑफ क्रॉसिंग विच इज कॉल्ड एज नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, ठीक है। इट्स नॉट ट्रांसफरेबल, इट कैन बी ट्रांसफर्ड, बट अ नॉन ओनर, ओनर ट्रांसफर कर सकता है, नॉन ओनर जिसका टाइटल डिफेक्टिव है, चोर का, कैन नॉट ट्रांसफर इट्स ओनरशिप इवन इफ द अदर पर्सन टुक इन गुड फेथ फॉर वैल्यू, नॉट नेगोशिएबल। आर वी थ्रू विद दिस गाइस? क्लियर है? बोलो। हाँ, नेगोशिएबल का उल्टा, वेरी गुड आतिफ, नेगोशिएबल का उल्टा, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स का क्या क्या राइट्स होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है होल्डर इन ड्यू कोर्स अपने जितने भी प्रायर पार्टीज है उसको स्यू कर सकता है, उसको ज्यादा प्रिविलेजेस मिलता है, लेकिन इसके लिए क्या बोला गया है, वही गुड फेथ में उसको एक्ट करना चाहिए, और उसको जो भी वो एक्वायर किया दैट हैज टू बी डन फॉर कंसिडरेशन, फॉर वैल्यू, है ना, एंड ही मस्ट हैव एक्वायर्ड बिफोर मैच्योरिटी। क्लियर है? और फिर आपको ये भी पता है हर होल्डर इन ड्यू कोर्स, अच्छा होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या लीगल ओनर है क्या? लीगल ओनर तो है। एवरी होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ होल्डर, बट एवरी होल्डर इज नॉट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। अब सपोज करो, मान लो कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, आपके कोई दादाजी, आप अपने विल में उन्होंने लिख दिया कि मेरे जो पोता पोती है ना उसको मेरा एनआई जाएगा, तो यानी आप एक लीगल ओनर तो हो ही, आपके पास ये तो है ही, बट क्या आपको ये कोई कंसिडरेशन, कोई वैल्यू के लिए मिला है क्या? नहीं ना, ये तो आपको ऐसे इनहेरिटेंस मिल गया, गिफ्ट में मिल गया, तो आप होल्डर तो हुए, समझ में आ रहा है, यू आर अ होल्डर। क्लियर है? तो वापस से सुनो मैंने क्या बोला, होल्डर क्या होता है, होल्डर का मतलब भी लीगल ओनर होता है, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन, आपने कोई पैसा देके नहीं लिया। बट होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब होता है ओनर जिसने पैसा देके लिया, गुड फेथ में एक्ट किया है, बिफोर मैच्योरिटी लिया है, बिल का मैच्योरिटी के पहले, लेकिन होल्डर जो होता है वो मैच्योरिटी के बाद भी ले सकता है, पहले भी, और गुड फेथ यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे लेस प्रिविलेजेस है, इसके पास मोर प्रिविलेजेस। एवरी होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ होल्डर, बट एवरी होल्डर इज नॉट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। समझ में आ रहा है? होल्डर इन ड्यू कोर्स का औहदा बड़ा है। क्लियर है? तो एग्जाम्पल वही है, सेल ऑफ गुड्स, यहाँ पे इनहेरिटेंस और गिफ्ट का एग्जाम्पल है। क्लियर है? चलो अब हम लोग चेक करेंगे होल्डर है कि नहीं। बिल स्टोलन बाय ओ, ए ऑब्वियसली इज नॉट अ होल्डर ना, क्या वो लीगल ओनर है क्या? नहीं, वो लीगल ओनर नहीं है। आप समझो, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स जैसे होता है, रस्ते में पड़ा था उठा लिया, तो क्या वो लीगल ओनर है क्या? नहीं है, नो। एज एन एजेंट, नो, ठीक है, ही इज नॉट अ होल्डर। गिफ्ट मिल गया, इनहेरिटेंस, गिफ्ट मिल गया, इनहेरिटेंस, तो दोनों के केस में क्या हो जाएगा, वो होल्डर होगा क्या? हाँ होगा। या फिर अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिए गए हो, तब इन दैट केस आपका तो सारा का सारा प्रॉपर्टी क्या हो गया, अटैच हो जाएगा। सो इन दैट केस आप उसके होल्डर नहीं माने जाओगे, ठीक है। तो अगर कोर्ट ने बाई डिक्री पास कर दिया है कि F has become insolvent, so in that case F will not be regarded as a holder. Are we through with this? अब हम लोग डिस्कस करेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स का क्या क्या प्रिविलेजेस है, क्या क्या राइट्स उसको अलाउड है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे उसको क्या क्या राइट्स मिलेगा। सपोज करो ए ने गुड्स बेचा, ए सोल्ड, ध्यान से सुनना, ए सोल्ड गुड्स टू बी। ए ने क्या किया, बी को गुड्स बेचा। ए ने क्या किया, बी को गुड्स बेचा, यानी ए कौन हो गया बताओ, ड्रॉअर होगा, और बी क्या करेगा, बिल को एक्सेप्ट करेगा। समझ में आ रहा है? पेमेंट किसको करना है, बी को, और ए को पेमेंट मिलना है। क्लियर है? तो यानी अब बिल किसके पास आ गया, ए ने बिल ड्रॉ किया, बी ने साइन किया, एक्सेप्ट किया और ए को दे दिया। अब बिल जब क्या होगा, मैच्योर होगा, प्रोसीड्स ऑफ द बिल विल बी गिवन टू ए।
समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब क्या हुआ ना, बिल था ए के पास, अब ए का बिल याद है आपको, चोरी करने आ गया कोई, यानी ए का बिल जो है चोरी हो गया सी से। ए का बिल जो है किसने चुरा लिया बताओ? चुरा लिया है ए के बिल ने सी ने। समझ में आ रहा है? चुरा लिया है सी ने ए के बिल को, चुरा लिया है सी ने ए के बिल को। क्लियर? और अब नजर चुरा रहा है, ए से नजर चुरा कर भाग गया। कहाँ भाग गया? डी के पास, वही वाला जो केस मैंने बोला था। और सी ने क्या किया? डी से जो है ना, क्या किया बताओ? डी से क्या किया? गुड्स खरीदा। तो इन दैट केस डी क्या किया? सेल किया गुड्स सी को। अब डी को क्या मिलेगा? बिल। कौन सा? चोरी किया हुआ बिल। तो अब सी ने क्या किया? चोरी किया हुआ बिल डी को दे दिया। सी ने क्या किया? चोरी किया हुआ बिल डी को दे दिया। क्लियरली आप समझ रहे हो? बिल था ए के पास, ए ने क्या किया? साइड में रख रखा था। सी ने बिल चुराया और जाकर दे दिया किसको? डी को। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो डी बंदा है, क्या इसने सी से गुड फेथ में खरीदा है? गुड फेथ में बिल लिया है? खरीदा मतलब बिल लिया है अपना गुड्स बेचकर। हाँ, उसको थोड़ी पता था कि सी चोर है। समझ में आ रहा है? वो तो ऐसा जेन्युइन बायर आया कि मेरे को आपका गुड्स जो है खरीदना है, तो उसने अपना गुड्स बेच दिया। तो डी तो गुड फेथ में एक्ट किया है और अपना गुड्स बेचकर रिटर्न में बिल लिया है, यानी गुड फेथ हुआ है, बोनाफाइड कंसिडरेशन। तो अब आप मुझे ये बताओ, क्या जो डी है उसको सारा का सारा गुड टाइटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स का ओहदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स मैंने क्या बोला? रियल ओनर होता है, ठीक है, कंसिडरेशन, फिर उसके बाद बोनाफाइड होता है। क्लियर है? तो उसको प्रॉपर्टी इन बीआई पास होगा कि नहीं? डी को होगा ना, क्योंकि उसने एक्वायर किया उसके लिए। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, डी तो गुड्स को सी बेचा है, तो इसीलिए उसको बिल मिला रिटर्न में। तो अब एक चीज बताओ, जो डी है क्या उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स का राइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि जो डी है ना उसको पूरा का पूरा टाइटल मिल चुका है, ठीक है। और इनफैक्ट सी का टाइटल डिफेक्टिव था, लेकिन अब होल्डर इन ड्यू कोर्स का प्रिविलेजेस पता है क्या होता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स का जो टाइटल होता है, इट इज ऑलवेज बेटर देन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर, दैट इज सी। होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल इज ऑलवेज बेटर, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, इफ ही हैज एक्टेड इन गुड फेथ और कंसिडरेशन के लिए लिया है। सो इन दैट केस आप मुझे बताओ, क्या डी को टाइटल मिलेगा? जैसे ही डी के पास चला गया ना, सारा का सारा डिफेक्ट एलिमिनेट हो गया। समझ में? सारा का सारा डिफेक्ट एलिमिनेट हो गया। क्लियर? अब और एक चीज सुनो, यानी डी जो है वो स्यू कर सकता है, ए को भी और सी को भी और बी को भी, उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स का राइट मिल गया। अब पता है क्या हुआ? डी ने क्या किया ना, मान लो फॉर एग्जांपल डी ने बिल ई को एंडोर्स कर दिया। डी ने बिल किसको एंडोर्स कर दिया? ई में। अच्छा, एक चीज और बता रहे, ये जो ई है ना, इसको ये बात अच्छे से पता था कि ये चोरी वाला बिल है, ये चोरी वाला बिल है। तो इन दैट केस आप मुझे बताओ, ई ने जो डी से बिल लिया है, क्या वो गुड फेथ में लिया है? कंसिडरेशन के लिए तो लिया ही है, क्या गुड फेथ के लिए लिया? बताओ। हाँ लिया है, कोई मतलब नहीं है ना उससे। एक बात बताओ, डी तो चोर नहीं है ना, और ई ने बिल किससे लिया? डी से। सो इन दैट केस यहाँ पे उसको, उसके पास जो टाइटल पास हुआ, दैट इज अ डिफेक्ट फ्री टाइटल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर ई न्यू और डिड नॉट न्यू, कि वेदर सी वाज अ चोर, सी वाज अ थीफ। समझ में आ रहा है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी यहाँ पे ई को भी होल्डर इन ड्यू कोर्स का राइट मिल जाएगा। क्लियर है? तो जो ई है वो भी एनआई के लिए सारे के सारे पार्टीज को क्या कर सकता है बताओ? स्यू कर सकता है, क्योंकि जैसे ही डी के पास बिल आ गया ना, मान लो ये जो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास बिल आ गया ना, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स एक गंगा नदी के समान है, जहां पर आते ही सारे पाप जो है ना शुद्ध हो जाते हैं। तो अब डी के पास जैसे ही बिल आया, सारा का सारा जो डिफेक्टिव टाइटल था ना बिल का, वो शुद्ध हो गया, और शुद्ध होकर अब ई के पास चला गया, यानी ई के पास जो बिल है वो बिल्कुल शुद्ध है, यानी ई विल एक्ट एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, और होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन स्यू एनी ऑफ द प्रायर पार्टीज। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बोल, आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? तो ये सब संभाल लोगे क्या? ये सब संभाल लोगे क्या? यस और नो? क्लियर है? ठीक है, तो देख लो, वही है। ए ने क्या किया बताओ? ए का बिल था, सी ने चोरी कर लिया, सी ने चुरा कर डी को दे दिया, डी ने सी को गुड्स बेचा था। तो क्या डी को होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा क्या? हाँ माना जाएगा, क्योंकि वो गुड फेथ में एक्ट किया है और बिफोर मैच्योरिटी और पेइंग कंसिडरेशन, तो ही कैन स्यू एनी ऑफ द प्रायर पार्टी। ए बी सी तीनों को स्यू कर सकता है। अब डी ने ये बिल किसको दे दिया? ई को। ई को पता था कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसने सी ने चोरी किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ई को होल्डर इन ड्यू कोर्स का राइट मिलेगा। समझ में आ रहा है? ई विल गेट द राइट, ई कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ऑल द प्रायर पार्टी, और उसका टाइटल क्या होगा? होल्डर इन ड्यू कोर्स का होगा। आर वी थ्रू विद दिस? कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है? नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं? इनकोहेट। इनकोहेट का मतलब होता है इनकम्प्लीट। इनकोहेट का मतलब क्या होता है बताओ? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मतलब समझ में आ रहा है? जैसे मान लो चेक में आपका जो अमाउंट का कॉलम है वो नहीं भरा, या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अमाउंट का कॉलम मिसिंग है, जहाँ पे कुछ ना कुछ मटेरियल टर्म्स मिसिंग है, तो उसको बोलते हैं इनकोहेट। क्लियर है? इनकोहेट का मतलब क्या हुआ? अमाउंट का जो कॉलम है वो फिल नहीं किया आपने,
अब सपोज करो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो मैम अब जैसे मान लो कि मैंने आपको गुड्स बेचा, ठीक है, और अमाउंट ड्यू कितना था 10,000, तो आपने क्या किया, बिल एक्सेप्ट कर लिया और बोला 10,000 रुपया भर लेना, बट मैंने जानबूझ कर ना 10,000 की जगह आपका फायदा उठाया और 25,000 रुपया लिख लिया। और आपको पता है जो बिल बनता है ना उसमें रेवेन्यू स्टैंप लगता है, मैंने आपको बोला था, रेवेन्यू स्टैंप कौन सा लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द बिल। तो मैंने ऐसा रेवेन्यू स्टैंप लगा दिया जो 25,000 की वैल्यू को सपोर्ट कर रहा है। सो इन दैट केस क्या होगा बताओ, अब ये जो बिल है मैंने एंडोर्स कर दिया, किसको एंडोर्स कर दिया, थर्ड पार्टी को। क्या थर्ड पार्टी इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स? हाँ। और क्या वो दोनों को स्यू कर सकता है, अपने प्रायर पार्टी को, मेरे को भी और आपको दोनों को स्यू कर सकता है? हाँ। और कितना के लिए स्यू कर सकता है, जितना का उसको बिल मैंने ट्रांसफर किया, एंडोर्स किया 25,000। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे नहीं ए तो खाली जो है ए तो क्या किया था, गुड्स परचेज किया था 20 से 10,000 का, तो 20 से तो खाली उसको 10,000 के लिए स्यू करना चाहिए ना, नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो उसको 25,000 के लिए भी स्यू कर सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर है? तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना। ऑल राइट, नेक्स्ट, इन केस ऑफ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन स्यू ऑल द प्रायर पार्टीज। अब वही सेम चीज है, देखो एग्जांपल, ए एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय बी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट बी द सेलर विल डिलीवर द गुड्स ऑन 10th। समझ में आ रहा है? और उसने क्या किया बताओ, बी ने क्या किया, बिल को एंडोर्स कर दिया सी को, तो सी होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया। अब बी क्या हुआ ना, डिलीवर्स टू फेल्स टू डिलीवर द गुड्स टू ए ऑन 10th of January। तो अब बी ए को स्यू नहीं कर सकता, लेकिन सी तो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, वो ए और बी दोनों को स्यू कर सकता है, उसको उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब है ही कैन स्यू ऑल द प्रायर पार्टीज। आर वी थ्रू विद दिस? मैनेजेबल? क्लियर है? अब जैसे सपोज करो, मान लो कि मैंने जोर जबरदस्ती बिल ड्रॉ कर दिया, ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी। समझ में, उसको बी से कोई रुपया वगैरह लेना नहीं था, ऐसे मैंने फिक्टिशियस नाम क्रिएट करके ड्रॉ कर दिया और मैंने ये बिल दे दिया सी को। तो अब इन दैट केस सी क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। लेकिन यहां पर एक बात बताओ, ऐसे तो आप किसी का भी नाम पे बिल फाड़ कर दे दोगे, तो अब इन दैट केस सी खाली किससे रिकवर करेगा, ए से रिकवर करेगा। बी तो है ही नहीं पिक्चर में, फिक्टिशियस पर्सन है, तो उसे रिकवर कैसे करेगा, नहीं कर सकता ना। तो बस याद रखना, ही देख लो, रीड दिस, रीड करो इसको। अंजलि बोल रही है मैम इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट वापस बताइए। इनकोहेट का मतलब हुआ जहां पे चेक में या बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अमाउंट पूरा नहीं लिखा हुआ है। जैसे मान लो ए जो है ना वो बी को गुड्स सेल किया, ए क्या किया, बी को गुड्स सेल किया, ठीक है। तो अब बी क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ना वो साइन कर दिया, लेकिन उसमें अमाउंट भरा नहीं था, अमाउंट ड्यू था 10,000। अब जब ए है, ए वॉज अ ड्रॉअर ना, अब ए क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज में 10,000 की जगह 25,000 लिख दिया और ये बिल दे दिया किसको, सी को। तो सी तो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, सी इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो उसके पास सारा गुड टाइटल आ गया, ही एक्टेड इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन। सो इन दैट केस होल्डर इन ड्यू कोर्स का राइट क्या होता है, कैन स्यू ऑल द प्रायर पार्टी। समझ में आ रहा है? तो यानी ए और बी दोनों को स्यू करेगा 25,000 के लिए। अब आप बी का तो लायबिलिटी 10,000 का था, वो तो गलती से जो ए है जानबूझ के बदमाशी से जो है वो क्या किया 25 लिख दिया, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, सी दोनों को स्यू कर सकता है 25,000 के लिए। आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर है? तो वही बोला। हाँ, लेकिन ए जो है वो बी को स्यू करेगा खाली 10,000 के लिए। क्लियर है क्या यहां तक? बोलो, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हुआ मेड इन इंडिया, इंडिया में बनना चाहिए, पेबल इन इंडिया हो भी सकता है, बाहर भी पेबल हो सकता है, यूएसए में, प्रोवाइडेड किसके ऊपर ड्रॉ किया गया है, ड्रॉन अपॉन अ पर्सन हु इज अ रेसिडेंट इन इंडिया। इट हैज टू बी ड्रॉन अपॉन अ पर्सन हु इज अ रेसिडेंट इन इंडिया। इट मे बी पेबल इन इंडिया, इट मे नॉट बी पेबल इन इंडिया, बट मेड इन इंडिया, ड्रॉन इन इंडिया। अब जैसे मेड इन इंडिया ऑन ललित, ललित मान लो रेसिडेंट है, यूएसए में पेबल है, तो उसको इनलैंड माना जाएगा क्या? इनलैंड माना जाएगा, भले यूएसए में पेबल है, लेकिन पेबल कहां पे हुआ, ड्रॉ किसके ऊपर हुआ, ड्रॉ कहां पे हुआ, इंडिया में हुआ ना, और किसके ऊपर हुआ, अपॉन अ पर्सन हु इज एन इंडियन रेसिडेंट, हु इज अ रेसिडेंट इन इंडिया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर ये फीचर सेटिस्फाई नहीं हुआ ऊपर वाले का, अभी जो मैंने बोला ये देसी है, देसी इंस्ट्रूमेंट, इंडिजीनियस, तो उसको बोलेंगे फॉरेन। इफ दीज कंडीशंस आर नॉट गेटिंग सेटिस्फाई वी कॉल इट एज अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो अगर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बताओ, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब सैंस रिकॉर्ड्स करेंगे, नेगोशिएशन बैक करेंगे और फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट करेंगे। क्लियर? नाउ इट इज नेगोशिएशन बैक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेगोशिएशन बैक का मतलब क्या होता है,
ध्यान से सुना, वेरी इंटरेस्टिंग। जब कोई भी प्रायर पार्टी दोबारा होल्डर बन जाए बिल का, अगेन गेट्स बैक द बिल, उसको हम लोग बोलते हैं नेगोशिएशन बैक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगोशिएशन बैक। वी कॉल दैट एज व्हाट? टेल मी गाइस, नेगोशिएशन बैक। ठीक है, तो अब ध्यान से सुना, नेगोशिएशन बैक में क्या होता है? सपोज करो ए हैज सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने गुड्स किसको बेचा? बी को। समझ में आ रहा है? तो यानी बिल ड्रॉ किसने किया? ए ने। बी ने एक्सेप्ट किया, यानी पैसा किसको देना है? बी को। अभी बिल किसके पास है? ए के पास। अब ए ने क्या किया? बिल एंडोर्स कर दिया सी को। सी ने किसको एंडोर्स किया? डी को। और डी ने एंडोर्स कर दिया ई को। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्लियर है? बताओ, आर वी थ्रू विद दिस? ए ने एंडोर्स किया सी को, सी ने डी को किया, डी ने ई को किया। अब पता नहीं क्या हुआ, ध्यान से सुनना, ई का कोई ड्यूज वगैरह होगा सी के संग, तो अब ई ने सी को वापस से एंडोर्स कर दिया। ये बिल किसको एंडोर्स कर दिया? सी। तो ऑलरेडी आप देख रहे हो डी और ई जो है, ये दोनों का प्रायर पार्टी कौन था? सी था। लेकिन अभी सी का भी प्रायर पार्टी कौन बन गया? ई और डी, जो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो कौन किसको स्यू करेगा? एक सर्किटियल एक्शन बन गया ना, सर्किट बन गया। कौन किसका गला पकड़ेगा समझ में नहीं आ रहा बाबा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। होल्डर इन ड्यू कोर्स का राइट क्या होता है? ही कैन स्यू ऑल द प्रायर पार्टी। यानी जो डी है वो किसको किसको स्यू कर सकता है? डी कैन स्यू ए बी एंड सी। ई किसको स्यू कर सकता है? ए बी सी और डी को। अब जैसे ही बिल वापस से सी के पास आ गया, अब वो सी ई को भी स्यू कर सकता है, डी को भी स्यू कर सकता है। और ऑलरेडी देख रहे हो डी जो है वो सी को स्यू कर सकता है, ई भी सी को स्यू कर सकता है। तो सी ई और डी को वापस से स्यू नहीं कर सकता। कैसे करेगा स्यू? नहीं कर सकता। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? बताओ, नेगोशिएशन बैक। समझ में आ रहा है? इसी को क्या बोलते हैं? नेगोशिएशन बैक। तो क्या सी स्यू कर सकता है ई और डी को इफ द बिल गेट्स डिसऑनर्ड? नहीं कर सकता। नो, ही कैन नॉट, ही कैन नॉट। ठीक है, समझ में? लेकिन एक केस में स्यू कर सकेगा, जब सी पता है क्या कर देगा? सी क्या कर देगा बताओ? एनी आइडिया? सी क्या करके लिख देगा बताओ? सैंस रिकॉर्ड्स लिखकर दे देगा, एंडोर्स कर देगा डी को। यानी अगर फ्यूचर में डिसऑनर होता है, मेरे पास मत आना आप लोग, मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरा कोई लायबिलिटी नहीं है, अभी करवा देंगे, एकदम इजी है। अब ध्यान से सुना, 6 टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट आते हैं। कितना एंडोर्समेंट है बताओ? टोटल 6 टाइप ऑफ एंडोर्समेंट है। ठीक है, टोटल कितना एंडोर्समेंट है? 6। 3 पहला 3 तो बहुत इजी है। ब्लैंक एंडोर्समेंट, जनरल एंडोर्समेंट। जनरल एंडोर्समेंट कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है? जो एंडोर्सर है वो पीछे में बिल के साइन कर देता है और दे देता है। क्लियर है? सो इन दैट केस क्या होगा मेरे को बताओ? जो भी बियरर है ना उस बिल का, उसको पैसा मिल जाएगा। यहाँ पे आप किसको एंडोर्स कर रहे हो? एंडोर्सी का नाम बिल के पीछे आपने नहीं लिखा है, तो इसको बोलते हैं ब्लैंक। यानी बिल के पीछे मान लो बिल मेरे पास था ना, मैंने बिल में साइन कर दिया और मैंने जिससे गुड्स खरीदा उसको बिल एंडोर्स कर दिया, सी को दे दिया। तो अब ये सी जो है ना किसी और को भी फर्दर एंडोर्स कर सकता है। समझ में आ रहा है? या कोई भी बियरर जो है वो ये बिल को दिखाकर पैसा ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पीछे में पेई का नाम नहीं लिखा, मैंने एंडोर्सी का नाम नहीं लिखा, तो हो गया जनरल एंडोर्समेंट। बट अगर मैंने पीछे साइन करके नाम लिख दिया एंडोर्सी का, पेबल टू सी और टू हिज ऑर्डर, पेबल टू सी और टू हिज ऑर्डर, और डीए का साइन दे दिया, डीए का साइन दिया और लिखा क्या? पेबल टू सी और हिज ऑर्डर। जब मैंने नाम मेंशन कर दिया, यानी ये बिल का अमाउंट किसको जाएगा? सी को जाएगा, या सी के ऑर्डर पे किसी और को जाएगा। तो ये क्या हो गया? स्पेशल, स्पेसिफिक एंडोर्समेंट। फिर एक होता है रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। क्या होता है रेस्ट्रिक्टिव? अगर मैंने ये लिख दिया, साइन किया पीछे बिल के डीए और लिख दिया पे ओनली टू सी, यानी सी और किसी को एंडोर्स नहीं कर सकता, ये खाली सी को ही मिलेगा इसका पैसा, यहाँ सी और फर्दर में एंडोर्स नहीं कर सकता। समझ में आया मैंने क्या बोला? अब जैसे देखो, ये मैं आपको बता रही थी, ए ने क्या किया? सी को एंडोर्स किया, सी ने डी, डी ने ई को किया। समझ में आ रहा है? अब ई ने मान लो वापस से सी को एंडोर्स कर दिया। अब ये जो सी था ना बड़ा ही शातिर दिमाग का था, सी ने क्या लिख दिया था? जब सी ने डी को ये बिल एंडोर्स किया ना, तो सी ने एंडोर्स करते वक्त बिल के पीछे लिख दिया सैंस रिकॉर्ड्स। क्या लिख दिया बताओ? सैन रिकॉर्ड्स। नाउ व्हाट डज द वर्ड सैंस रिकॉर्ड्स मींस? सैंस रिकॉर्ड्स का मतलब पता है क्या हुआ? ये हुआ कि अगर फ्यूचर में कोई भी पार्टी की गलती की वजह से, डिफॉल्ट की वजह से बिल डिसऑनर होता है, तो सी का कोई लायबिलिटी नहीं रहेगा। यानी इन दैट केस ये जो ई और डी है वो क्या सी को स्यू कर सकेंगे? दे कैन नॉट स्यू सी। समझ में आया? यानी सी ने अपने लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर लिया इन द इवेंट इफ द बिल गेट्स डिसऑनर्ड। समझ में आ रहा है? यानी होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है वो सी को नहीं स्यू कर पाएंगे, हाँ, लेकिन वो ए और बी को स्यू कर लेंगे, लेकिन सी को नहीं कर पाएंगे क्योंकि सी ने ब्रैकेट में क्या लिख दिया? सैंस रिकॉर्ड्स, बिल के पीछे में लिख दिया। सो इन दैट केस अगर वापस से नेगोशिएशन बैक का कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊं कि वापस ई ने क्या किया? सी को बिल एंडोर्स कर दिया, तो अब की बार सैंस रिकॉर्ड्स लिखा हुआ है, यानी ये चीज एकदम क्लियर है
कि जो डी और ई है ना वो सी को स्यू नहीं कर सकता, यानी अब की बार पासा आ गया, द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ सी, यानी दिस इज वेरी क्लियर कि जो डी और ई है वो सी को स्यू नहीं कर सकता, यानी अब की बार सी जो कि क्या बन गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स, उसके लिए उसका प्रायर पार्टी बन गया डी और ई, यानी अब की बार सी जो है ना वो डी को भी स्यू कर सकता है और ई को भी स्यू कर सकता है, तो उल्टा हो गया। समझ में आ रहा है? तो अगर आप नेगोशिएशन बैक कर रहे हो तो सैंस रिकॉर्ड्स रहेगा, तो आपको समझ में आ रहा है क्या होगा, यहाँ पे सी जो है वो डी और ई को स्यू कर सकेगा, लेकिन अगर सैंस रिकॉर्ड्स नहीं लिखा होता तो इन दैट केस सी डी और ई को नहीं स्यू कर पाता, बल्कि डी और ई सी को स्यू कर पाता। बोलो ये कॉन्सेप्ट संभाल लोगे? तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ सैंस रिकॉर्ड्स, सैंसीसर नहीं, सैंस रिकॉर्ड्स, सैंस रिकॉर्ड्स। क्लियर है? बोलो। एथिक्स ऑलरेडी हो गया, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, मतलब आप समझो वो तो रिकॉर्डेड रहेगा ना, आप देख लेना बाद में। अभी हम लोग इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, सैंस रिकॉर्ड्स संभाल लोगे? तो बताओ। और उसके बाद एक एंडोर्समेंट होता है जहां पे आप क्या लिखते हो बताओ, सैंस फ्रियाज। सैंस फ्रियाज का मतलब कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप बिल एंडोर्स करो, आप बोल रहे हो अगर डिसऑनर होगा ना तो बिल डिसऑनर होने का कोई चार्जेस वगैरह लगता है, नोटिंग चार्जेस, तो आप बोल रहे हो मैं मेरे से मत मांगना, सैंस फ्रेयस लिख दियो, तो यानी सी बोल रहा है अगर कोई भी डिसऑनर वगैरह हुआ मैं नोटिंग चार्जेस वगैरह के लायबल नहीं होऊंगा, मुझे मत देना। फिर एक होता है फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। एक क्या होता है फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव कोई नहीं करेगा, इनफैक्ट सैंस रिकॉर्ड्स भी अगर आप करोगे सामने वाला क्यों एक्सेप्ट करेगा। तो अगर प्रैक्टिकल लाइफ का बात करें तो ये सब एंडोर्समेंट नहीं होता है। फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट तो और भी बेकार है, जहां पर हम खुद क्या बोल रहे हैं, मैंने एंडोर्समेंट किया और मैंने लिखा क्या फैकल्टेटिव, यानी अगर कल को बिल डिसऑनर होता है ना तो तुम सामने वाला पार्टी मेरे को नोटिस ऑफ डिसऑनर मत देना, तुम ऐसे ही मेरा गला पकड़ने आ जाना विदाउट गिविंग मी नोटिस ऑफ डिसऑनर। जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज में नोटिस ऑफ डिसऑनर देना पड़ेगा ना, बट यहाँ पे बोल रहे हैं तुमको बिना नोटिस ऑफ डिसऑनर के मैं खुल्लम खुल्ला राइट दे रहा हूँ, आके मेरा गला दबोच लेना, दैट इज कॉल्ड एज फैकल्टेटिव। तो खुद ही आप बोलोगे आ बेल मुझे मार बिना मुझे नोटिस दिए। क्लियर है? 6 टाइप ऑफ एंडोर्समेंट। जनरल, सिग्नेचर रहता है खाली, क्लियर है, पेबल टू द बियरर। स्पेशल में नाम भी रहता है सिग्नेचर भी रहता है, पे टू राम और टू हिज ऑर्डर। रेस्ट्रिक्शन में पे टू राम ओनली। सैंस रिकॉर्ड्स है ये, क्या बताओ, सैंस रिकॉर्ड्स। क्लियर है? सैंस रिकॉर्ड्स लिख दिए तो देखो मैंने आपको बोला ना अब की बार क्या होगा, सी कैन स्यू डी ई ए एंड बी, और ई एंड डी जो है वो स्यू नहीं कर सकता सी को, तो वही है क्योंकि सी सैंस रिकॉर्ड्स लिखकर एंडोर्स किया था। सैंस फ्री एस में नोटिंग चार्जेस और अदर एक्सपेंसेस कांट बी रिकवर्ड। फैकल्टेटिव में क्या बोला, पार्टी कैन बी स्यूड विदाउट द नोटिस ऑफ द डिसऑनर। बताओ पूरा क्लियर है? पार्टी कैन बी स्यूड विदाउट द नोटिस ऑफ द डिसऑनर। बताओ बच्चों को ये थोड़ा टेक्निकल लगता है बट आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलो। मतलब आपको ये सब चैप्टर खुद से दोबारा नहीं करना है, अगर आपने मेरे संग कर लिया है तो दोबारा ये सब करने का दरकार नहीं है। अब हम लोग बात करें क्या, बाउंसिंग ऑफ द चेक का। किसका बात करें बताओ, सॉरी, बाउंसिंग ऑफ द चेक का। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, फटाफट देख लो, ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ, ड्रॉअर ने चेक इशू किया पेई को, किस लिए, फॉर द पेमेंट ऑफ द लायबिलिटी। एडवांसेस वगैरह नहीं होगा, लोन दे रहे तुमको एडवांसेस दे रहे हैं, ठीक है, या फिर तुम्हारा कोई क्रेडिटर ऑन अकाउंट आप दे रहे हो, नहीं होगा, लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए आइदर इन पार्ट और इन फुल। पेई ने चेक डिपॉजिट किया, चेक डिसऑनर हो गया बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ द ड्रॉअर। सो इन दैट केस जो पेई है ना उसको उसका बैंकर बताएगा और विद इन 30 डेज उसको इंटीमेट करना पड़ेगा, ड्रॉअर को एक नोटिस देना पड़ेगा इन राइटिंग। फिर ये जो ड्रॉअर है उसका लायबिलिटी है कि उसको 15 दिन के अंदर जब से उसको नोटिस मिला उसको पेमेंट कर देना पड़ेगा। अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो बहुत बड़ा सजा है डिसऑनर के लिए, 2 साल का जेल भी हो सकता है, और इन दैट केस अगर आप चाहो तो जितना रुपया का डिसऑनर हुआ है उसका डबल द अमाउंट एज अ फाइन आप रिकवर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? लेकिन ये राइट सेक्शन 138 का तभी एक्सरसाइज करने मिलेगा जब आपने सामने वाले को जो चेक इशू किया वो किसके लिए किया है, लायबिलिटी सेटल करने के लिए, कोई एडवांसेस वगैरह के लिए नहीं, लायबिलिटी के लिए। अब यहाँ और एक चीज है, मान लो कि मैंने आपको चेक इशू कर दिया और मैं अपने बैंक को फोन करके बोल रही हूँ यार स्टॉप पेमेंट, जो मैंने चेक दिया ना उसका रुपया मत देना, लेकिन बैंक ने क्या किया, डिसऑनर कर दिया चेक को। जब कस्टमर बैंक अकाउंट में गया उसने डिसऑनर कर दिया। सो इन दैट केस क्या मेरा गलती माना जाएगा, मेरे ऊपर 138 अट्रैक्ट होगा? हाँ बिल्कुल अट्रैक्ट होगा, क्योंकि आप अननेसेसरीली अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को हैरेस नहीं कर सकते, अपने लायबिलिटी होल्डर को यू कैन नॉट हैरेस देम। समझ में आ रहा है? यू कैन नॉट हैरेस creditor को, not customer. You cannot harass your client or your liability holder. Held in the case of Modi Cement Limited versus Kuchil Kumar Nandi. ठीक है, ये एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, मोदी जी वाले मोदी नहीं, ये दूसरा मोदी कंपनी है, मोदी सीमेंट वर्सेस कुचिल कुमार नंदी। तो ये सब याद रखना, उस पर 138 अट्रैक्ट हो जाएगा क्या? अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही पूरा प्रोविजन मैंने बताया, एक बार देख लेना। क्लियर है भाई? इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 फाइन और बोथ।
क्लियर है, मैनेज कर लोगे, संभाल लोगे। देख लो, चेक इशूड एज अ गिफ्ट, गिफ्ट वगैरह में तो नहीं होगा ना, मैंने बोला किसके होना चाहिए, लायबिलिटी पेमेंट के लिए। लोन दिया तो अभी भी नहीं होगा 138 अट्रैक्ट। रीपेमेंट ऑफ लोन तो यस, क्योंकि आपका लायबिलिटी जो है वही सेटल किया जा रहा है, क्लियर है। और वही स्टॉप पेमेंट वाला एग्जांपल, मोदी सीमेंट लिमिटेड वर्सेस कुचिल कुमार नंदी मोदी, एडवांस टू क्रेडिटर, एडवांस वगैरह दोगे तो नहीं होगा। आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर है यहां तक? ठीक है। कंपनी वगैरह अगर ऑफेंस करेगा तो जब चेक इशू हुआ था तो जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसका गलती माना जाएगा, ठीक है। फिर जुरिस्डिक्शन दिया गया कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस का, क्लियर है, तो देख लेना, रीड कर लेना, ये सब इजी है। पेई अगर डिपॉजिट करेगा चेक को विद हिज बैंकर तो कहां पे केस फाइल होगा, उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जहां पे पेई का बैंक ब्रांच है, और बाकी केस में जहां ड्रॉई का बैंक ब्रांच है, ठीक है। फिर ये भी बोल रहा है कि जो बाकी कोर्ट है वो समरी असेसमेंट कर सकते हैं इसका, ताकि स्पीडी डिस्पोजल हो जाए केस का, क्योंकि ये सब केस 7-8 साल तक बैंक में चलता है। तो स्पीडी डिस्पोजल के लिए आप जो इसका समरी असेसमेंट करवा सकते हो, उसमें इंप्रिजनमेंट 1 ईयर और फाइन 5,000 और बोथ है। और ये कौन करेगा इसका समरी असेसमेंट, ठीक है, कम से कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, क्लियर है। फिर उस केस में क्या होगा, देखो 143A में जब कोर्ट जो है ना ऑर्डर करेगा जो ड्रॉर है कि आप कम से कम 20% डिपॉजिट कर दीजिए, क्योंकि जनरली जो पेई होता है वही जीतता है केस, तो 20% आप पेई के अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए। फिर उसको ड्रॉर को डिपॉजिट करना पड़ेगा 60 डेज के अंदर, 30 डेज का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। और लेकिन अगर बाद में ड्रॉर, ठीक है, बाई जज बरी हो गया, समझ में आ रहा है, एक्विटेड यानी क्या, इनोसेंट डिक्लेयर हो गया, तो पेई को जो 20% जमा करवाया गया था उसके बैंक अकाउंट से रिफंड करवाया जाएगा, वही 60 डेज और 30 डेज वाला क्राइटेरिया, क्लियर है। और अगर आप अग्रीव्ड ऑफ हायर कोर्ट के तरफ गए, ड्रॉर जो है वो मान लो पेई जीत गया और ड्रॉर जो है वो बोल रहा नहीं गलत है, तो हायर कोर्ट को अपील किया, तो अब हायर कोर्ट में गया तो बोल रहा है कम से कम हायर कोर्ट 20% तो रखवाएगा मिनिमम, जनरली पूरा का पूरा रुपए रखवा लेता है, 80% 100%, वही नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है, देख लेना, ठीक है। अब ये प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव देख लेना एक बार, क्लियर। सो दैट्स इट, एनआई का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड। सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर है। ये नोट्स मैं आपको दे दूंगी, एक बार रिवाइज कर लेना रिमेनिंग टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारा हो गया, ठीक है, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक मटेरियल ऑल्ट्रेशन होता है, वो देख लेना आप, मटेरियल ऑल्ट्रेशन। ये रहा मटेरियल ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब टाइम वगैरह चेंज कर दिया आपने, एनआई का डेट या प्लेस ये सब चेंज कर दिया, इसको बोलते हैं मटेरियल ऑल्ट्रेशन। तो मटेरियल ऑल्ट्रेशन ऑफ एनआई को क्या कर देगा, वॉइड, ठीक है। डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, नोटिस ऑफ डिसऑनर बाय हुम टू हुम, ये सब रीड कर लेना, बहुत इजी है। तो एनआई का ये सब जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स था वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, क्लियर है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको करवा दिया, जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट के बारे में, फिर नेगोशिएशन बैक क्या होता है, ठीक है, ये सब अच्छे से एक बार देख लेना। सो आई होप यहाँ तक पूरा पिक्चर आपका क्लियर है।